गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज़ 4 सितंबर और आज प्रेप पॉइंटर्स में हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। आज पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकोनॉमी वाले सेक्शन से। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट के रिगार्डिंग इंडिया में जो जीडीपी ग्रोथ है उसको अपडेट किया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। उसके अलावा नागालैंड और असम के बीच में एक टेरिटोरियल इशू है। तो नागालैंड के अंदर एक ट्राइब है जिसका नाम है कोन्याक ट्राइब, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। उसके अलावा मैसूर के अंदर जो चामुंडी हिल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, जहाँ पे मेला लगाया जाता है। महिषासुर और जो शक्ति का अवतार था उसके बीच में जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। इसको हम लोग आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से प्रीलिम से कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी के जो चार टॉपिक हैं वो डिफेंस वाले सेक्शन से आते हैं। और कहीं ना कहीं ये चारों टॉपिक ना एक ही बड़े टॉपिक का पार्ट है, क्योंकि अभी इंडिया में जो हमारा डिफेंस एक्विजिशन की जो कमेटी है उसने बहुत बड़ा अमाउंट एक बेसिकली इन डिफेंस अपडेट्स के लिए निकाला है, जिसमें हम लोग कुछ एक्विजिशन करने वाले हैं, जिसमें Su-30 प्रोजेक्ट 17B ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में डिफेंस वाले टॉपिक्स में प्लीज़ मत जाना, क्योंकि यूपीएससी वैसे तो डिफेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता नहीं है, लेकिन पिछले 1-2 साल से कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं डिफेंस वाले सेक्शन से। लेकिन वो बहुत सरफेस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली डीपर वो नहीं जाएंगे। सिंपल से सवाल आते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जो इक्विपमेंट है या जो पर्टिकुलर ये मशीन है ये कौन सी कंपनी बना रही है, इंडिजिनस इनमें से कौन सी है। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही पूछते हैं आपसे, तो उस लेवल के हिसाब से प्रिपरेशन करना है। बिकॉज देखिए, कंटेंट तो अनलिमिटेड है ना, अनलिमिटेड समंदर भरा पड़ा है नॉलेज का, तो लेकिन सब कुछ तो नहीं लेना है ना। और अगर आप किसी टॉपिक को छोड़ भी रहे हो ना, उसका कुछ पोर्शन छोड़ रहे हो, तो दिल में ये मत रखना कि यार मुझसे छूट गया। नहीं, जितना कर लिया है ना उतना बहुत अच्छे से करके जाओ। जो छूट गया उसके बारे में टेंशन करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर एग्जाम में आप बैठोगे, आप नर्वस हो जाओगे, 2-3 क्वेश्चन वैसे गलत करके आओगे। तो जो किया है उसको बहुत अच्छे से करें, और जो आपने छोड़ दिया है उसको मन करें कि भाई ये छोड़ दिया मैंने, यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जहाँ जो करके गए हो वहां से क्वेश्चन आता है उसके ऊपर फोकस करें। तो ये माइंडसेट भी एक्चुअली बहुत जरूरी होता है। आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो करते हैं वो अच्छे से नहीं हो पाता, और जो नहीं करते हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं, और एग्जाम वाले दिन 3-4 क्वेश्चन आप नर्वसनेस में गलत करके आ जाते हो। तो वैसा नहीं करना आपने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट क्या है ये? बेसिकली वर्ल्ड बैंक की अभी रिपोर्ट आई है, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, इंडियाज ट्रेड अपॉर्चुनिटी इन अ चेंजिंग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। देखिए, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट तो चेंज हो ही रहा है ना, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस हो रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के अंदर कंजम्पशन कम हो रही है, और इंडिया चाइना के रिलेशंस वगैरह वो सब, इंडियन ओशन के अंदर दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो वर्ल्ड ग्लोबल तो चेंज हो ही रहा है। और अगर एक चीज़ आप देखें, जैसे चाइना की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, चाइना ट्रेडिशनली एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री मानी जाती है जो वर्ल्ड के लिए एक्सपोर्ट करती है। लेकिन ये सोचने की बात है, अगर दुनिया भर में ही डिमांड कम होगी तो फिर आप एक्सपोर्ट कहाँ करोगे? तो जो ग्लोबल सिनेरियो होता है ना, उसके ऊपर हमारी लोकल कंडीशंस का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और इंडिया तो, हम लोग तो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, एंड ऑयल वगैरह के हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो एक ज़माना था जब इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड अफेयर से लगभग लगभग आइसोलेटेड थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वर्ल्ड के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं ना, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट नज़र आता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो इकोनॉमी है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है। जब फोरकास्ट की बात करते हैं, तो पिछले साल हमारा जो फोरकास्ट था वो 6.6% था। और इस बार हमारा जो 2024-2025 के लिए जो जीडीपी फोरकास्ट किया गया है वो 7% है। फोरकास्ट का मतलब प्रिडिक्शन होता है, बेसिकली फ्यूचर के लिए भी हम लोग कितना प्रिडिक्ट कर रहे हैं। यही 7% की ग्रोथ रेट आईएमएफ ने भी रखी है और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी रखी हुई है। तो बेसिकली अभी आप ये कह सकते हो कि जितनी भी इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब यही कह रहे हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 7% के आसपास हो सकती है। और 7% आपको बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, बट अगर आज आप देखें ना, दुनिया में हालत और भी ख़राब है। चाइना 3-4% पे चला गया है, जो कि मेजर डेवलपिंग इकोनॉमी है। ब्राज़ील भी वही 4-5% के आसपास में घूम रहा है, जो कि डेवलपिंग इकोनॉमी है ना। उसके हिसाब से देखा जाए तो 7% एक अच्छा खासा ग्रोथ है जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वहाँ पे। अब इंडिया की आप ग्रोथ को ना आप यूरोप और अमेरिका के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज वे ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, वो अपने पीक पॉइंट पे जा चुकी हैं। तो उनका 1% 2% भी बहुत ज़्यादा होता है। हमारा 7% 8% भी उनके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। मतलब सोच के देखिए ना, एक इकोनॉमी है वो $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और एक इकोनॉमी जो है वो 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो अगर 1 ट्रिलियन 1% भी इंक्रीज होता है, और 3 ट्रिलियन अगर 7% भी इंक्रीज होता है, तो भी कोई मैच नहीं है इनका आपस में।
राइट। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो बेस लेवल उनका बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि वो बहुत सालों से डेवलप कर रही हैं। चाइना ने कई सालों तक 20-30 सालों तक लगातार 10% के आसपास ग्रो किया है, इसलिए चाइना ने इतना फास्टेस्ट ग्रो किया है। तो ठीक है, 7% से काम चला लेंगे फिलहाल, तो जिस तरह से दुनिया में इधर उधर चीज़ें बढ़ रही हैं वो अलग बात है। और पिछले साल जो हम लोग अगर आरबीआई के डेटा की बात करें तो 8.2% से हमारा ग्रोथ बेसिकली यहाँ पे बढ़ा है। क्या इंडिया में इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से ऐसे मेजर फैक्टर रहे हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है? हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब रियल एस्टेट के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा हुआ है। चाइना की इकोनॉमी का भी काफ़ी टाइम से जो मेन इंजन ग्रोथ है बेसिकली वो रियल एस्टेट ही रहा है। चाइना में, मतलब लोग ऐसा समझते नहीं है, लेकिन चाइना की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन वहाँ के रियल एस्टेट का भी रहता है। उसके अलावा 9.9% से हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है और सर्विस सेक्टर भी जो है वो ठीक ठाक ग्रो कर रहा है। हम लोग भी सर्विस सेक्टर का ही पार्ट हैं। मैं आपको जो टीचिंग कर रहा हूँ ये सर्विस सेक्टर का ही पार्ट है बेसिकली। उसके अलावा पॉवर्टी रिडक्शन इंडिया में डेफिनेटली कम हुआ है। एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया में रिड्यूस हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में गरीब नहीं है। और वैसे भी देखा जाए जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, वो एक बेंचमार्क से देखी जाती है और अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह की गरीबी हो सकती है। हम यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी का मतलब ये है कि भाई जब एक इंसान अपनी बेसिक जरूरतें पूरी ना कर पाए, उसको तीनों टाइम का खाना ना मिल पाए, जो खाना वो खा रहा है वो न्यूट्रिशियस ना हो, उसको रहने की उसके पास छत ना हो, बेसिक उसके पास एजुकेशन ना हो, वो हम लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। अदरवाइज अगर मुझे कंपेयर करोगे अनिल अंबानी से तो भाई मैं भी गरीबी ही हूँ, है ना। एक रिक्शा वाले को मेरे से कंपेयर करोगे तो शायद वो मुझसे ज़्यादा गरीब नजर आएगा। लेकिन हम यहाँ पे एक एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात कर रहे हैं जो कि इंडिया में डेफिनेटली पिछले कुछ सालों में रिड्यूस हुई है और ये 1990 से रिड्यूस हो रही है बेसिकली, जब से हम लोगों ने इकोनॉमी ओपन अप करना शुरू किया था। उसके अलावा हम लोग एक्सपोर्ट में मतलब ऐसे कौन कौन से पोटेंशियल एरियाज हैं जहाँ पे इकोनॉमी ग्रो हो सकती है? टेक्सटाइल, अपैरल, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी वगैरह में हम लोग ठीक ठाक सा काम कर सकते हैं। अगर इंडिया को अपनी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन लेके जाना है, जो कि हमारा टारगेट है, क्या करना पड़ेगा? ट्रेड कोस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। टैक्सेस वगैरह में इतना पैसा चला जाता है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ट्रेड बैरियर्स को कम करना पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब रीजनल इंटीग्रेशन या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा, जिससे जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है। उस तरह की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा मार्केट मिल सकता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल है। चलिए, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो। भाई जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय यूरोप पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। तो फिर अमेरिका ने ये सोचा कि भाई अब वॉर तो खत्म हो गया, अब क्या करें? तो यूरोप का जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसको दोबारा से रीबिल्ड करना है, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, रिकंस्ट्रक्शन करनी है। तो उसके लिए 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान हम लोगों ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी जिनका यही काम था कि दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट किया जाए, रिकंस्ट्रक्शन किया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट बनाया, IBRD, जिसे हम लोग मोटे मोटे तौर पे आजकल वर्ल्ड बैंक कहते हैं। यहीं पे IMF भी बना था, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत। तो इन सबको ना ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। तो बेसिकली पर्पस क्या था? पर्पस था टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ स्पेशली इन यूरोप, टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड द इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। और उसके बाद अमेरिका ने इन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या स्पेशली यूरोप। और आज जो यूरोप आप देख रहे हो ना, बेसिकली अमेरिका की उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई उसके बेसिस पे ही बना हुआ है। टेक्नोलॉजी वहाँ से आया, जो कंपनीज थी अमेरिकन वो सब वहाँ पे इन्वॉल्व हुई। तो वो सब एक अलग से हिस्ट्री वाला टॉपिक रहे हो जाएगा। बट एनीवेज, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फंक्शन वही है कि लोन वगैरह देना है डेवलपिंग कंट्रीज़ को अगर आपके पास पैसे की कमी हो जाती है। उसके अलावा जो पुअरेस्ट कंट्री है दुनिया भर में उनको ग्रांट्स देने का काम ये करते हैं। उतना ही नहीं, टेक्निकल असिस्टेंट्स भी देते हैं आपको, आपको टाइम टू टाइम गाइडलाइंस भी देते हैं, आपको टाइम टू टाइम सजेशंस भी देते हैं। रिसर्च वगैरह करना होता है इकोनॉमी वाले सेक्शन में तो वो भी ये लोग करते हैं। टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स वगैरह इशू की जाती हैं, वो सब होता है। तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक कोई एक बैंक नहीं है, पहली बात तो ये है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है। 5 इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें से इंटरनेशनल बैंक ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन द डेवलपमेंट, इसे वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। ध्यान रखना, ये पूरा वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। उस ग्रुप के अंदर 5 इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें से एक को कहा जाता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ 5 इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। जिनमें से एक को कहा जाता है वर्ल्ड बैंक। ध्यान रखना, कई बच्चे
ये चीज़ें भूल जाते हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, आईडीए, एमआईजीए और आईसीएसआईडी अलग से 4 इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ें। कोनियाक यूनियन। तो कोनियाक बेसिकली क्या है, ये एक ट्राइब है कोनियाक। और इस ट्राइब, ये जो ट्राइब नागालैंड के अंदर रहती है। और यू नो वेरी वेल, नागालैंड आसाम के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और पहले तो वो आसाम का पार्टी हुआ करते थे। 1960s में नागालैंड को सेपरेट स्टेट बनाया गया, लेकिन आज भी इनके बीच में कुछ बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं बेसिकली। तो बात यह है कि जो आसाम का कुछ एरिया है, कुछ गांव हैं आसाम के, और कुछ गांव नागालैंड के हैं। आसाम में अलग पॉपुलेशन रहती है, नागालैंड में अलग पॉपुलेशन रहती है, जो कि कोन्याक पॉपुलेशन है। लेकिन गूगल मैप के ऊपर, गूगल मैप पे आज भी जो कोन्याक विलेजेस हैं वो आसाम के अंदर दिखाए जाते हैं। और ये टेरिटोरियल इशू भी है, जिसको लेके यहाँ पे अभी कोन्याक यूनियन ने एक ऑब्जेक्शन रेज किया है और आसाम सरकार से क्लैरिफिकेशन मांगी है कि भाई ये तो हमारा एरिया है, गूगल मैप आप में क्यों दिखा रहा है। और बेसिकली ये जो पूरा डिस्प्यूट है वो भी सोल्व हुआ भी नहीं है, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ये बाउंड्री जो इशू है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड के अंदर जिसका नाम है मोन, वो अनफॉर्चुनेटली आसाम के अंदर दिखाई जा रही है। तो 2 गांव है बेसिकली नागालैंड में, जिसका नाम है होता होती एंड द तेकुन। ठीक है, ये गलती से आसाम के अंदर दिखाए जा रहे हैं। हालांकि आसाम इनको कंट्रोल नहीं करता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज, बट हिस्टोरिकली इनके बीच में एक रिलेशन है। 1963 के अंदर जब आसाम को सेपरेट बनाया गया था, तो ये जो कोन्याक कुछ विलेजेस हैं वो नागालैंड का पार्ट बन गए थे, बिकॉज कोन्याक्स जो है वो नागाज हैं। आपको मैं बताता चलूँ, शायद किसी को ना पता हो, जो नागा हम लोग बात करते हैं, नागा एक सेपरेट ट्राइब नहीं होती है। जो लोग नागालैंड में रहते हैं वो सभी नागा होते हैं, उनको कंबाइंड रूप से नागा कहा जाता है। ठीक है, उन एंड इट्स ए नंबर ऑफ ट्राइब्स आर देयर इन नागालैंड, जिनमें से कोन्याक एक ट्राइब है, वो भी नागा ही है। बाकी जितने ट्राइब हैं सब नागा ही होता है। तो नागा बेसिकली कॉमन वर्ड इनके लिए यूज किया जाता है। और अगर बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है बहुत सालों से, उसको लेके ये आर्टिकल था। तो कोन्याक ट्राइब के बारे में थोड़ा बहुत, कोन्याक एक नागा ट्राइब है, जैसे मैंने आपको बता दिया, नागालैंड की मोन डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। और मोंगोलॉइड जो ओरिजिन है, रेस है, वो वहाँ से बिलोंग करते हैं। मोस्टली नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर आप बात करें तो वो मोंगोलॉइड रेस से ही बिलोंग करते हैं। फिर साउथ ईस्ट एशिया, तिब्बत, चाइना, जापान तक आप चले जाइए, कोरिया तक चले जाइए, ये सब मोंगोलॉइड जो है ओरिजिन से आते हैं। इनका बड़ा यूनिक ट्रेडिशन है, हालांकि अब नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लेकिन इनके जो बुजुर्ग हुआ करते थे, दादा परदादा हुआ करते थे, क्रिश्चियनिटी के आने से पहले बेसिकली वहाँ पे एक प्रैक्टिस हुआ करती थी जिसे कहते थे हेड हंटिंग। आपने शायद सुना भी होगा। अब नहीं है, हेड हंटिंग इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है पूरी तरह से, और प्रैक्टिस छोड़ भी दी गई है। हेड हंटिंग में क्या होता था पहले ज़माने में, जो बेसिकली हेड किसी दुश्मन के के गर्दन काट दी जाती थी, उसके हेड को हंट कर लिया जाता था। और कुछ लोग फिर उस खोपड़ी को अपने घर के बाहर भी टांग के रखते थे। और जिसके पास जितनी ज़्यादा खोपड़ी होंगी, हेड होंगे, वो सोशल स्टेटस में उतना ही ज़्यादा माना जाता था, क्योंकि ये एक वॉरियर काइंड ऑफ ट्राइब है। और ब्रेवरी में को मतलब प्रेजेंट करने में या उसको दिखाने में बड़ा ये कल्चर का पार्ट हुआ करता था, ट्रेडिशन का पार्ट हुआ करता था। बाद में जब क्रिश्चियनिटी वहाँ पे आया तो इन सब प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया गया, और अब वहाँ पे ये प्रैक्टिस नहीं होती है। ठीक है, तो ये कोन्याक ट्राइब का एक पार्ट हुआ करता था। और टैटूज जो है बॉडी पे बनवाए जाते थे, अभी भी बनवाए जाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस पहले बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हुआ करती थी। तो दे यूज टू बी वॉरियर्स एंड हंटर्स, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर करने लगे, कुछ ऑक्यूपेशन चेंज हुआ, तो गन पाउडर मेकिंग, गन स्मिथिंग, वुड कार्विंग वगैरह ये सब हुआ। कोन्याक ट्राइब एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है। वैसे अगर आप जाएंगे मणिपुर वगैरह में, मोस्टली नॉर्थ ईस्ट में ट्राइब्स मैट्रियार्कल होती हैं, लेकिन कोन्याक जो ट्राइब है वो पैट्रियार्कल है। वीमेन अलाउड नहीं है गांव की सभा में, ग्राम पंचायत में, ओनली मैन आर अलाउड। हालांकि ये प्रैक्टिस अभी थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, बट फिर भी काफ़ी प्रेवलेंट है। चलिए चामुंडी हिल्स के बारे में बात करते हैं। वैसे ये टॉपिक हम लोगों ने 2 दिन पहले भी किया था। तो चामुंडी हिल कहाँ है, क्या इसका सेलिब्रेशन है, वो थोड़ा हम लोगों को बात करना है। चामुंडी हिल बेसिकली मैसूरू से 13 किलोमीटर ईस्ट में पड़ती है। ये हिल है जहां पे चामुंडेश्वरी टेम्पल है। दशहरे के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, दो बेसिकली वैसे तो यहाँ पे 24 टेम्पल्स हैं छोटे छोटे,
जिनमें से 2 टेम्पल थोड़े बड़े माने जाते हैं, जिनमें से एक है महाबलेश्वरा और एक है चामुंडेश्वरी। और ये माना जाता है कि ये वो हिल है जहाँ पे शक्ति मतलब चामुंडी चामुंडी को एक अवतार माना जाता है शक्ति का, और जो महिषासुर जो राक्षस हुआ करता था, दोनों के बीच में लड़ाई हुई और माँ चामुंडी ने यहाँ पे महिषासुर का मर्दन किया था। इसीलिए शक्ति को जो है महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो वो हिल यहीं पे है बेसिकली जहाँ पे वो सब हुआ था, और इसीलिए यहाँ पे वो सेलिब्रेशन होती है। इवन मैसूरू जो नाम है वो कहाँ से आया है? मैसूरू आया है महिषासुर से, क्योंकि कहा जाता है महिषासुर वॉज द किंग ऑफ मैसूरू, तो वहां से ये नाम आया है बेसिकली। ठीक है, तो अभी इस टेम्पल की कमेटी बनाई है क्योंकि दशहरे पे वो सेलिब्रेशन होने वाला है, तो कमेटी ने कई तरह के डिसीजन लिए हैं कि भैया यहाँ पे मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं होगा, प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे, जो पिलग्रिमेज यहाँ पे आएंगे उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी है, उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को लेके थोड़ा सा न्यूज़ में था। तो उस टेम्पल वेम्पल के बारे में ऐसे हालांकि मैंने बता दिया है। क्वाड्रेंगल स्ट्रक्चर है इसका, और यहाँ पे जो माता हैं, गॉडेस हैं, जो शक्ति हैं, वो क्रॉस लेगेड पोस्चर में बैठी हुई हैं, जो कि योगिक पोस्चर होता है। खड़ी नहीं है, ठीक है, अपनी सवारी पे नहीं बैठी हैं, लेकिन वो क्रॉस लेगेड बैठी हुई हैं, जैसे लॉर्ड शिव जो है वो मुद्रा में बैठते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और महिषासुर का स्टैचू भी वहाँ पे है टेम्पल के पास में। पहले क्या होता था, जो सवारी निकला करती थी, जो पुराने ज़माने में जो वदियार रूलर हुआ करते थे वहाँ के, वो उस बग्घी में बैठा करते थे, लेकिन बाद में जो है अभी महाराज तो नहीं बैठते हैं, तो चामुंडेश्वरी जी का जो मूर्ति है वो वहाँ पे बैठा के पूरा वहाँ पे घुमाया जाता है। ठीक, तो ये मैंने आपको कहानी पूरी बताई दी है महिषासुर वाली। चलिए, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल, तो बेसिकली अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है, कई सारी चीज़ें हम लोग अक्वायर करने वाले हैं। ठीक है, तो उनमें से एक हमारा आता है फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल। देखिए बात क्या है ना, अभी हम लोग ये यूज़ करते हैं, ये हम लोगों ने रशिया से लिया था। ये है हमारा मेन बैटल टैंक, जिसे कहा जाता है T-72। पिछले 40 सालों से हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। तो भाई टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है ना, तो हम लोग को क्या करने वाले हैं, इसको रिप्लेस करने वाले हैं विद द लेटेस्ट FRCV, मतलब लेटेस्ट टैंक्स के साथ करने वाले हैं। और इस पर कितना खर्चा आएगा? 60,000 करोड़ रुपीस। तो सरकार ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपीस टोटल अलॉट किए हैं, जिनमें से 60,000 में ये आएगा, बाकी में दूसरी चीज़ें आएंगी। तो ये बड़ा खास है, ये जो नया बैटल टैंक है बहुत प्रिसाइज है, लीथल है, 1500 हार्स पावर जो है वो जनरेट करता है, 400 किलोमीटर तक जा सकता है, डिजिटल वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर में भी काम कर सकता है, और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है। भाई देखिए सीधी सी बात है, पुरानी मशीनें तो आपको रिप्लेस करना ही पड़ेगा ना, बाकी जितनी आर्मी है सब अपने आप को मॉडर्नाइज कर रही हैं, तो हम लोग वो 40-50 साल पुरानी मशीनें तो नहीं चला सकते, तो उस मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस में बेसिकली हम लोग ये पूरा कर रहे हैं। उसके अलावा प्रोजेक्ट 17 भी क्या है, ये भी बेसिकली उसी प्रोजेक्ट का पार्ट है जो मैंने आपको बताया ना, 1.5 लाख करोड़ के आसपास हम लोगों ने मतलब यहाँ पे डाला है सरकार ने। उनमें से 60,000 करोड़ रुपीज़ में आपका टैंक आ जाएगा, और बाकी कुछ पैसे का हम लोग लेने वाले हैं प्रोजेक्ट 17B के तहत। हम लोग क्या करने वाले हैं ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। इसमें हम लोग लेने वाले हैं फ्रिगेड। देखिए हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है ना, जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं, वहाँ से जो है टेक ऑफ कर सकते हैं। उसके आसपास कुछ फ्रिगेड्स होते हैं। अब एयरक्राफ्ट कैरियर को आप समंदर में अकेले नहीं भेज सकते, क्योंकि एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, और दुश्मन उसको अटैक कर सकते हैं। तो उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए साथ में कुछ फ्रिगेट्स वगैरह चलाए जाते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जिनमें से एक हमारे पास है अंडर प्रोजेक्ट 17B। ये फ्रिगेट हम लोग बेसिकली यहाँ पे परचेज करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमारे पास था P-17A था, जिसको हम लोग अपग्रेड करके 17B के अंदर जो है वो लेके आने वाले हैं। नीलगिरी क्लास का फ्रिगेड है ये। तो फ्रिगेड बेसिकली ऐसे ऐसे डिफरेंट, जैसे मैसूरू क्लास, नीलगिरी क्लास, कलकत्ता क्लास, तो वैसे हम लोग रखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो दुश्मन के रडार हैं इसको नहीं पकड़ पाते हैं, मतलब बहुत एडवांस रडार तो पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। Su-30MK1, जैसे मैंने आपको बताया 1.5 लाख के आसपास हम लोग पैसा डालने वाले हैं, जिसमें से कुछ से हम लोग फ्रिगेट ले लेंगे, कुछ से हम लोग टैंक ले लेंगे, जिनमें से 26,000 करोड़ रुपए हम के एयरक्राफ्ट में लगाने वाले हैं। ठीक है, तो जस्ट लाइक अ बजट
है ना, उस बजट में से कुछ आप सामान अलग अलग तरीका का खरीद लेते हो। तो 240 AL31FP एरो इंजन हम लोग खरीदने वाले हैं फॉर सू M30 MK1 एयरक्राफ्ट के लिए। ठीक है, नाटो इसको फ्रैंकलर का नाम देता है, फ्रैंकर। वैसे हम इसको फ्रैंकर नहीं कहते हैं, हम लोग इसको Su-30 MK कहते हैं। रशिया की जो कंपनी है सुखोई, उस पे बेस्ड है। रशिया और इंडिया की खास बात यह है कि जब भी हम लोग कोई इस तरह की डील करते हैं ना, काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी रशिया में ट्रांसफर कर देता है। इंडिया की कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, जिसको 50-60% टेक्नोलॉजी रशिया ने ट्रांसफर की हुई है। बाकी तो रशिया से ही लेते हैं, लेकिन काफी ज्यादा इंडिजिनस मटेरियल भी इसके अंदर हो जाता है। तो ये बेसिकली हम लोग लेने वाले हैं। जो पुराने वाला सू हमारे पास था, उससे थोड़ा एडवांस है ये। डबल इंजन पे चलता है, मैक 2 की स्पीड पे पहुंच सकता है। 3000 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। एक बार में आप इसकी टैंकी भर के 3000 किलोमीटर तक लेके जा सकते हो। मतलब दुश्मन के डीप हिस्से में भी लेके जाके दुश्मन को अटैक कर सकते हो। तो उस तरह की टेक्नोलॉजी इसके अंदर रहती है। चलिए, डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, वही मैंने आपको बताया कि भाई 1.5 लाख करोड़ रुपए में से कुछ कुछ पैसा हम लोग अलग अलग जगह पे डालने वाले हैं। तो डोर्नियर एयरक्राफ्ट भी हम लोग परचेज करने वाले हैं अंडर दिस न्यू बजटरी अलोकेशन। ठीक है, 228 एयरक्राफ्ट। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ट्विन टर्बो प्रोप है, मतलब डबल इंजन वाला है ये। और डबल इंजन का बेनिफिट ये होता है कि ये एक तो बहुत सेफ होता है, दूसरा इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और ये दुश्मन की टेरिटरी में डीप भी जा सकता है। फिलहाल हम लोग जो डोर्नियर का यूज़ कर रहे हैं वो डोर्नियर GmbH है, जो कि 1980 से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसको भी अपग्रेड करने का समय आ गया है, ज़माना बदल गया है ना भाई, दुश्मन की टेक्नोलॉजी बदल गई है तो अपनी भी टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ेगी, है ना, जरूरी है। तो ये पैसेंजर भी कैरी कर सकता है, सामान भी कैरी कर सकता है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसके अंदर है। दुश्मन के एरिया में जाके ये दुश्मन के सैटेलाइट्स को जैम भी कर सकता है। ठीक है, रिमोट लोकेशंस में जाके सर्विलियंस कर सकता है, मेडिकल इवैक्यूएशन कर सकता है, मतलब जो घायल हो गए हैं हमारे सोल्जर्स वगैरह, उनको भी वहाँ से इवैक्यूएट कर सकता है। और बड़ी अच्छी ज़बरदस्त है। लॉन्गर फ्यूलेज में आप मतलब जा सकते हो कहीं। 1970 की इसकी टॉप स्पीड होती है km/h की, आप उस पर चला सकते हो इसको। तो वॉरफेयर कैपेसिटी है, जैसे मैंने आपको बताया, एनिमी के जो कम्युनिकेशन उसको जैम कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में आपकी हेल्प कर सकता है। बड़े ही एडवांस सेंसर और वेपन्स इसके अंदर हैं, सेंसिटिव टाइम आने पे उसका भी यूज़ किया जा सकता है। तो यही है इसके अंदर। मैंने इसके शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि डिफेंस वाली जो न्यूज़ है इनमें बहुत ज़्यादा डीप आपको जाने की जरूरत नहीं होती है। सरफेस लेवल की इन्फॉर्मेशन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होती है अगर एग्जाम में आ जाए तो। आज यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन आपको बताता चलूँ कि सैटरडे के दिन हमारी करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं, वीकली क्लासेस होती हैं, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही कंटेंट मैं इन डेप्थ डिटेल में करवाता हूं। और बहुत सारे बच्चे हमारे साल भर से कर रहे हैं, बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि 2 साल का करंट अफेयर आप नहीं करोगे तो भैया काम नहीं चलने वाला है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपने ये करना है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे ये नंबर आपको दिया हुआ है, आप इसे व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। चलिए, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।